Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with our geometry chapter. Alright, so in this chapter we'll start with the basic part, that is lines and angles. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं lines and angles होता क्या है, उनकी properties क्या है, and then we'll start with the question parts. Right, so अगर हम lines and angles की बात करें तो अगर geometry में सबसे basic unit क्या है, जैसे अपनी body की basic unit क्या है, cell, right? वैसे ही अगर हम lines and angles की बात करें तो हमारी basic unit क्या है, that is point. That is point. तो point क्या है? Point is nothing but which doesn't have any length, breadth और height. ठीक है, नेग्लिजिबल सी चीज़ है कोई, तो जैसे ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना. इसको किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल ए से. सो दिस इज अ पॉइंट, राइट. तो हम एक्चुअली में जो पॉइंट है उसको किससे डिनोट करते हैं? हम किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से. अब ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, राइट. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइन की. अब लाइन में, लाइन क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट्स. ठीक है, लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. तो अगर मैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात करूँ तो जैसे मैंने पॉइंट लगाए और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो दिस विल बी अ लाइन, राइट. और इस लाइन को किससे डिनोट करते हैं हम? ए और बी से. बस यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड करती है. लाइन क्या करती है? दोनों तरफ से एक्सटेंड करती है. ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए बी, और ऊपर दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? हमारे एरो आ जाएंगे. क्या ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी लाइन सेगमेंट. ठीक है, अगर लाइन सेगमेंट की बात करें हम तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं. जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. ऑलराइट, यहाँ से हमने ये दोनों एंड पॉइंट फिक्स कर दिए. तो यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी. ऑलराइट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि यहाँ से पॉइंट लगाया, यहाँ से पॉइंट लगाया और यहाँ से छोड़ दिया. ठीक है, सो दिस विल बी अ लाइन सेगमेंट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज रे. नेक्स्ट इज रे. ऑलराइट, अब रे की बात करें तो रे का क्या होता है कि इसका हमें एक पॉइंट तो पता होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता होती. जैसे हम बोलते हैं ना सन रेज, लाइट रेज. क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है. लाइट रेज का भी पता होता है लाइट कहाँ से आ रही है, पर कहाँ जा रही है ये हमें नहीं पता. तो यहाँ पे आ जाती है रे. तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट तो पता होता है, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं. तो जो रे होती है वो ए बी, और ये ऐसे डिनोट होती है एरो से. ए पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरा एरो से होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? अगर एंगल्स बनाना है, चाहे किसी लाइन के बीच में बनाना हो, चाहे किसी प्लेन के बीच में बनाना हो, एक कॉमन वर्टेक्स होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो एंगल तभी बनेगा जब दो लाइन या प्लेन के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगा. तो जैसे ये कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, ये रे ले ली मैंने दो, एक ओ ए और एक ओ बी, राइट. तो ये ओ ए और ओ बी है, इसके बीच में ये जो ओरिएंटेशन है ना, दिस ओरिएंटेशन इज नोन एज एंगल. तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी, तो ये एंगल का साइन होता है एंगल ए ओ बी. एंगल ए ओ बी कैसे लिखा जाता है? जहाँ पे एंगल है उसको बीच में लिखेंगे, और चाहे आप यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर लो चाहे यहाँ से, तो ए ओ बी बोल दो या बी ओ ए बोल दो, या फिर एंगल ओ बोल दो, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तीनों चीज़ें सेम है. ठीक है, तो दिस इज आर एंगल. पर यही बात है कि कॉमन वर्टेक्स होना ज़रूरी है. तो अगर जैसे अगर ये लाइन है और ये लाइन है, क्या मैं इन दोनों के बीच में कभी एंगल निकाल पाऊंगी? कभी नहीं निकाल पाऊंगी. तो क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की. टाइप्स ऑफ एंगल्स. अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करूँ तो पहले बेसिक पार्ट पढ़ लेते हैं. जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा हुआ एक्यूट एंगल होता है. एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो कि 0 to 90 के बीच में लाई करते हैं, है ना. लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री. ठीक है ना 0 इंक्लूडेड है और 90 इंक्लूडेड है. तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिटवीन 0 to 90 बोल दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एक्यूट एंगल है तो इट लाइज बिटवीन 0 to 90, मतलब ये 0, ये x
और ये 90, तो एंगल को x मान लिया मैंने अभी कुछ देर के लिए, तो x विल बी आर एंगल। तो जो एक्यूट एंगल है x को क्या मान लिया मैंने, एंगल मान लिया। अगर ये एंगल है तो एंगल किसके बीच में लाया करेगा, 0 से 90 के बीच में, ना 0 इंक्लूडेड है 90 इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं हमारे, जो 90 से 180 के बीच में होते हैं। अगेन 90 एंड 180 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, बिटवीन 90 टू 180, बिटवीन 90 टू 180, ठीक है। अगेन 90 एंड 180 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 की बात करूँ तो इट्स अ एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। अगर ऑब्ट्यूस की बात करूँ तो इट्स लाइक 120 डिग्री, इट्स ऑब्ट्यूस एंगल, क्यों, क्योंकि 190 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो एक्यूट एंगल का जैसे ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये 60 हो गया, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो दिस इज 120, सही है। तो क्यों, ये देखो ये 90 से छोटा है ना, तो 90 तो ये होता है ना, अभी बात भी करेंगे हम थोड़ी देर में, तो दिस इज 90, राइट। तो 90 से छोटा होगा तो ऐसे किसकी तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ। अगर 90 से बड़ा हुआ तो ये 90 से इसी साइड तो जाएगा लेफ्ट की तरफ, 90 से लेफ्ट की तरफ ही तो जाएगा, तभी तो 120 होगा, राइट। तो ये ऐसा कुछ होता है। थर्ड इज राइट एंगल। अब बात कर ही लेते हैं राइट एंगल की भी। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब है ना, जब 90 की बात होती है, परपेंडिकुलर हमने सुना, परपेंडिकुलर भी किस पे स्ट्राइक करते हैं, 90 डिग्री पे, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिवाइज, ठीक है। तो राइट एंगल कौन से होते हैं, जैसे ये रहा, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर के लिए भी यूज हो जाता है। जो परपेंडिकुलर हम पढ़ते हैं, तो परपेंडिकुलर भी, दो परपेंडिकुलर लाइन भी कौन से एंगल पे स्ट्राइक करती है, 90 डिग्री पे, राइट। तो दिस इज राइट एंगल। फोर्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो आप ये समझो कि रिफ्लेक्स एंगल किसके बीच में लाई करते हैं, इट लाइज बिटवीन 180 टू 270, ये लाई करते हैं 180 टू 360 के बीच में, राइट। जो हमारे रिफ्लेक्स एंगल है वो किसके बीच में लाई करते हैं, 180 टू 360 डिग्री। मैं वापस से रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ठीक है ना, 180 से 360। अब ये 180 से 360 के बीच में कैसे लाई करते हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है, राइट। अब आप ये सोचो कि कोई भी एक एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, कोई भी हमारा एक्यूट एंगल है, जैसे मान लेते हैं 60, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी तो होगा ना कोई, नहीं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला जो बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये भी तो कोई ना कोई एंगल होगा, है ना। तो अब ये टोटल एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के, जिसके बारे में अगेन अपन बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये जो टोटल एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, 360 के। तो 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। तो अब ये 300 डिग्री इज नथिंग बट रिफ्लेक्स एंगल। तो जो अंदर की तरफ बना दैट इज एक्यूट, और जो बाहर की तरफ बना दैट इज रिफ्लेक्स। और सेम चीज़ यहाँ पे ऑब्ट्यूस के लिए भी आ सकती है। जैसे ऑब्ट्यूस का यहाँ पे मैंने 120 ले लिया, तो अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल भी तो मैं कुछ ना कुछ निकाल ही पाऊंगी, नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे, 360 में से 120 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 240 डिग्री। तो ये भी तो रिफ्लेक्स ही है ना। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा दैट इज स्ट्रेट एंगल। दैट इज स्ट्रेट एंगल। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, काम आने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है ये हमारे लिए, स्ट्रेट एंगल, राइट। अब स्ट्रेट एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, ये सिर्फ 180 के बराबर ही होता है। तो स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की अगर आपको पता है ये एंगल किसके बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके बराबर होता है, 180 के। तो ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो स्ट्रेट एंगल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्लीट एंगल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल। नाउ व्हाट इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल की हम बात करें तो जो अब मैंने यहाँ से एक काम करते हैं, ये एक ऐसे मैं लाइन बना देती हूँ। तो ये जो पूरा अगर मैं सर्कल बनाऊंगी, ये पूरा सर्कल, ठीक है, तो ये टोटल एंगल जैसे मैंने मान लिया ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, ठीक है। तो इन चारों एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होगा,
360 डिग्री के, तो दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। पूरा, तो पूरा एंगल हमेशा किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन को समझने की ज़रूरत है, ये तो बहुत बेसिक से थे जो कि अब आई गेस क्लियर हो गए होंगे कि मैंने 360 में से ये 60 माइनस करके 300 कैसे लिखा होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल 360 होता है, 360 में से 60 माइनस करोगे ये 300 आ जाएगा। सिमिलरली 360 में से 120 माइनस करोगे तो 240 आ जाएगा, राइट। तो ये आई गेस यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो अपन को समझने की जरूरत है दैट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 3 एंगल्स जो अभी तक अपन ने पढ़े हैं उसमें से 3 एंगल्स बहुत काम आने वाले हैं, एक तो स्ट्रेट एंगल, एक राइट एंगल और एक कंप्लीट एंगल, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें काम आने वाला जो है दैट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से पहले, फिर हम एडजेसेंट एंगल और बाकी सब एंगल की तरफ मूव करेंगे। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सेकेंड थिंग इज सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों का अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही पढ़ा है शायद, है ना। सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, शायद यही याद होगा, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब कहीं भी ये नहीं लिखा कि एंगल साथ में आने चाहिए या अलग अलग, तो दोनों केस पॉसिबल है। तो अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो ये 45 और ये भी 45, तो क्या अगर मैं 2 एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 मान लिया और ये एंगल मैंने 2 मान लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री के बराबर है, 45 प्लस 45 इक्वल टू 90, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। 45 प्लस 45 90, यस इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इजंट इट। और अगर ये 7 भी आ जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे ये पूरा 90 है, राइट। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये मैंने 30 कर दिया और ये मेरा 60 कर दिया, तो 30 और 60, तो क्या ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? तो सम करके देख लेते हैं, 30 प्लस 60 90, बिल्कुल है ना। कहीं भी ये लिखा है कि एंगल बराबर मतलब साथ में होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए, उन्होंने तो ये बोला है कि सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है। बट नाउ माय क्वेश्चन इज क्या इज 0 एंड 90 अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 0 एंड 90 डिग्री अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। द क्वेश्चन दैट अराइजेज इन माई माइंड इज कि 0 और 90 कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। सोच के देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि 0 और 90 का सम 90 ही तो होता है ना। और ये बोला हुआ है कि सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होनी चाहिए। सम ऑफ 2 एंगल किसके बराबर होनी चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। और 0 प्लस 90 90 होता भी है, नहीं होता क्या? होता है, बट स्टिल it's not a complementary angle, so it's not a complementary angle, not a complementary. क्यों? क्योंकि the point is जो हम पढ़ते हैं complementary angle नहीं है। क्यों? Reason being कि जो sum of 2 angles equal to 90 degree है, that angle has to be acute angle. Sum of 2 acute angles is equal to 90 degree. Alright, so the complementary angles definition says that sum of 2 acute angles should be 90 degree, right? तो ये सब acute है, तो ठीक है चल रहा है। पर ना 0 acute है ना 90 acute है। बट जबकि जब अपन ने acute angle पढ़ा था तब हमने बोला था कि 0 और 90 acute angle में included नहीं होते। तो ये 0 और 90 acute angle नो, तो फिर इन दोनों का सम भी 90 भी हो तो भी complementary angle नहीं होगा। Alright, so I guess this point is clear. अगेन अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं
तो सप्लीमेंट्री एंगल सम 180 डिग्री। तो अगेन ये कुछ भी नहीं दे रखा कि भैया ये साथ में होने चाहिए कि अलग अलग, तो ये जो 60 है और ये 120 है, तो अगेन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं होगा, 60 + 120 दोनों का सब 180 आ रहा है, सप्लीमेंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये साथ में भी तो लाई कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे बना दूँ तो ये 60 ये 30 और इसको दे देते हैं हम 150, तो 30 + 150 ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे क्या दोनों, एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, सम 180 कहीं लिखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल साथ में होनी चाहिए अलग अलग, नहीं, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 है सप्लीमेंट्री है, तो ये भी सप्लीमेंट्री है, सही बात है। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या 0 एंड 180 सप्लीमेंट्री हैं, आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि सम तो इसका भी 180 है, पर आर दे सप्लीमेंट्री। सो अब नाउ द पॉइंट इज वी हैव क्लियर दिस पॉइंट ओवर हियर। तो हाँ मतलब है तो नहीं, अगर 0 to 90 नहीं है तो फिर 0 और 180 भी नहीं होगा, तो सही बात है नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वाई। अब यहाँ पे तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि एक्यूट एंगल्स होते हैं इसलिए नहीं होगा। अब इधर अगर मैं दो एक्यूट एंगल को बोल दूँ कि दोनों ही एक्यूट एंगल है, मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि देखो दोनों ही हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है, मान लेते हैं, अगर दो एक्यूट एंगल है तो दोनों एक्यूट एंगल मैक्स टू मैक्स कितने रख सकती हूँ मैं, 89, 89.999999। तो क्या किसी भी दो एक्यूट एंगल का सम 180 हो पाएगा, बताओ, किसी भी दो एक्यूट एंगल का सम 180 हो पाएगा, तो 180.9999 चला लो प्लस 189.99999999 चला लो, क्या सम 180 हो पाएगा, मैक्सिमम तो यही रख पाएंगे ना, है ना, पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दो एक्यूट एंगल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूं, अगर मैं बोल दूं कि भैया चलो ठीक है ये एक्यूट एंगल दोनों नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज हो जाएं शायद, अगर दोनों ऑब्ट्यूज भी हो जाते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल का जैसे मान लेते हैं मैं सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल भी कितना ले पाऊंगी, 90.9999 या 91 ही ले लेते हैं, तो 91 + 91 ही कितना आ गया, कितना आ गया 91 + 91 182 डिग्री आ गया, ये तो 180 से बड़ा चला गया, क्या सप्लीमेंट्री हो पाएंगे दो ऑब्ट्यूज एंगल, तो नहीं। तो ये दो एंगल ना ही एक्यूट होंगे और ना ही दोनों ही ऑब्ट्यूज होंगे, ठीक है ना, दोनों ही एंगल ना ही एक्यूट होंगे और ना ही ऑब्ट्यूज होंगे, तो फिर ये है क्या, तो दो एंगल सम इक्वल टू 180 होना चाहिए, पर इसमें एक कंडीशन ये लग जाती है कि एक एंगल जो इनमें से एक एंगल होगा ना वो एक्यूट होगा, एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा एंगल सेकेंड एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, सेकेंड एंगल जो होगा दैट विल बी ऑब्ट्यूज, तब जाके सम 180 आएगा। जैसे देखिए ना ये एक्यूट चल रहा है ये ऑब्ट्यूज चल रहा है, तो 60 + 120 कितना आ गया, 180 आ गया, इधर भी एक्यूट ये ऑब्ट्यूज। और अगर मैं 0 और 180 की बात करूँ तो ना ही ये दोनों एक्यूट है ना ही ये दोनों ऑब्ट्यूज है, इजंट इट। तो इसमें ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, और इधर दो एक्यूट एंगल का सम 180 होना चाहिए और इधर एक एक्यूट प्लस एक ऑब्ट्यूज एंगल का सम 180 होना चाहिए। Alright, so I hope this point is clear to you now, supplementary complementary. Now let's move to the next part of this chapter, that is adjacent angles. Alright, अब adjacent angles की एक बड़ी सी definition है और एक छोटा सा explanation है, ठीक है। एक पहले बड़ी सी definition लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको छोटे से तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल की बात करूँ तो जो इसकी डेफिनेशन होती है तो ये कहता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एक्यूट जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो एक्यूट एंगल की होती है वो ये होती है, दे शुड हैव अ टू एंगल्स, देखो एक्यूट एंगल होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी adjacent angle, said to be adjacent angle, ठीक है ना। if first they have a common vertex, एक common vertex होना चाहिए, ठीक है ना, और second they have a common arm, and third is they have a non-common arm
नॉन कॉमन आर्म on either side of common arms। अब ये क्या बला है ना, ये समझने की ज़रूरत है। तो पहले इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल को देखना कैसे, प्रैक्टिकली कैसे समझना है कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है। ठीक है, तो अगर मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँ कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो एक एंगल लो बढ़िया सा, जो भी लेना है लो, एक्यूट लेना है एक्यूट लो, ऑब्ट्यूज लेना है ऑब्ट्यूज लो, स्ट्रेट लेना है स्ट्रेट लो, जो आपकी मर्जी पड़ा वो एंगल ले लो। ठीक है ना, तो जैसे मैंने एक्यूट ले लिया, ठीक है ना, बढ़िया से एक एंगल लिया, कोई भी एंगल है, ठीक है ना, इसके दो पार्ट कर दिए। मैं ये भी नहीं बोल रही कि दोनों पार्ट इक्वल है, कोई भी दो पार्ट ले लिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको काट दिया यहाँ पे, तो एंगल ए बनेगा और एंगल बी बनेगा, सही है कि नहीं है। ये दो एंगल बनेंगे नहीं बनेंगे, एक साइड ये एक साइड ये, तो दिस ए एंड बी आर सेड टू बी adjacent angle, are said to be adjacent angle। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की समझाने की कोशिश करूं, तो सिंपल लैंग्वेज ये है कि आप कोई भी एक एंगल लो, ठीक है ना, आप रिफ्लेक्सिव ले लो, कोई भी ले लो, अगर हम एंगल के दो पार्ट कर रहे हैं, एक एंगल के दो पार्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों पार्ट क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है ना, तो एडजेसेंट एंगल को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो एक एंगल के दो पार्ट खत्म। ठीक है, अब देखो इधर एग्जांपल समझते हैं। पहले इसको ए ओ बी और ये सी मान लेते हैं, क्योंकि इससे ही रेफरेंस से मैं ये समझा दूंगी। ठीक है ना, पहले तो डेफिनेशन से प्रैक्टिकल पे आते, पहले तो फिर डेफिनेशन समझ लेंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रेट एंगल लिया, अगर स्ट्रेट एंगल लिया तो ये देखो, ये स्ट्रेट एंगल है। अब मैं स्ट्रेट एंगल में क्या करूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ। ये पार्ट इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, है ना, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना एक एंगल ए और बी, तो क्या ये एडजेसेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। ए एंड बी बोथ विल बी एडजेसेंट। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज ले लेते हैं एक बार, तो ये ऑब्ट्यूज है, तो यहाँ से एक काटा, तो यहाँ से भी ए और बी बनेंगे, तो क्या ए एंड बी एडजेसेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है ना, सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, दे हैव अ नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अब ये क्या है, जब यहाँ पे से ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ये भी क्लियर कर ही लेते हैं ना। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई दो एंगल एडजेसेंट है, तो इससे आपको मैं ना एक बार वेरीफाई करके दिखा देती हूँ कि ये क्या है। तो एक एंगल लिया था मैंने ए ओ बी, उसके दो पार्ट करे तो ए ओ बी, तो मैं ए एंड बी के रिस्पेक्ट में बात करूँगी, ए एंड बी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों एंगल के एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स मतलब पॉइंट, तो आपको ये कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है ओ, कैन यू सी दिस पॉइंट ओवर हियर, तो दिस कॉमन वर्टेक्स शुड बी देयर। तो देखो ओ दिख रहा है ना, कि दोनों एंगल ओ से पास हो रहे हैं, सही है। दे हैव अ कॉमन आर्म, तो आप दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल बी का एक कॉमन आर्म। आर्म मतलब क्या होती है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल की जो रेज होती है, ये जो एंगल की रेज है, दीज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल्स, दीज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, नथिंग बट अगर आप एंगल की बात करो तो उसको रे ना बोल के आर्म्स बोला जाता है, आर्म्स ऑफ एंगल्स। तो कॉमन आर्म दिख रही है कि कोई जो ए और बी में आ रही हो, तो ये ओ सी दिख रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, बी भी इसको टच कर रहा है, तो एक कॉमन आर्म भी दिख गई ओ सी। ठीक है ना, तो दे हैव अ पेयर ऑफ नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। अब ये क्या बात हुई, अब ये क्या कहना चाह रहा है, दे हैव अ पेयर ऑफ नॉन कॉमन आर्म ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म का मतलब ये है कि अगर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो सिर्फ या तो ए से कनेक्टेड है या बी से, दोनों से साथ में नहीं कनेक्टेड है ना, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के ईदर साइड पे होनी चाहिए। मतलब एक लेफ्ट में तो दूसरी राइट में, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं ईदर साइड, मतलब एक लेफ्ट एक राइट, एक टॉप एक बॉटम। ठीक है ना, तो आपको ये दिख रहा है कॉमन आर्म में से ये कॉमन आर्म है, तो एक देखो ये जो ओ है ये ए से जुड़ी हुई है, बी से नहीं है, तो एक नॉन कॉमन आर्म तो ये हो गई, और इधर ओ बी है, ओ बी भी तो नॉन कॉमन आर्म है क्योंकि बी से है ना, सिर्फ बी से ए से कोई लेना देना नहीं है। अब ये दिख रहा है कि ये कॉमन आर्म के एक ऊपर है तो दूसरी नीचे है ना। इधर भी देख लो, तो इधर कॉमन वर्टेक्स आपको ओ दिख गया होगा, कॉमन आर्म आपको ओ ए दिख गया ए ओ बी का, और नॉन कॉमन आर्म की बात करूँ तो ये सी और ये बी, तो ओ बी और ओ सी दिख गया कि नहीं दिखा, ओ बी और ए सी। तो ये जो ओ बी और ओ सी नॉन कॉमन आर्म्स है वो ईदर साइड नहीं है कि देखो ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड और कॉमन आर्म के राइट साइड, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में,
ठीक है ना। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, OB एंड OC। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या आपको, ठीक है ना। और यहाँ से OA और OB लिख दिया मैंने, OA और OB, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगी OA और OB, और यहाँ पे ये OC हो जाएगा। तो आई होप ये वाला टॉपिक जो आपका था वो क्लियर हो गया होगा, एडजेसेंट एंगल वाला। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप मुझे बताना क्या ये एडजेसेंट एंगल है भी कि नहीं है ना। अभी तो पता था कि कोई एंगल तो है ना, पहचाना तो आ गया। अब जो नहीं है वो भी तो पहचानना सीखे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऐसे ज्वाइन करा ये दोनों एंगल A और एंगल B, क्या एंगल A एंड B एडजेसेंट होंगे? तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करी है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इसका कॉमन वर्टेक्स कहाँ है? नहीं है ना, तो ये नहीं है। और देख लो, जैसे मैंने लिखा यहाँ से ये पूरा एंगल A और ये एंगल B, क्या एंगल A एंड एंगल B क्या एडजेसेंट एंगल होंगे? एंगल A और एंगल B नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल के दो पार्ट नहीं है। अगर मैं B और C की बात करूँ तो हाँ B और C होंगे, A और B नहीं होंगे। A and B आर नॉट एडजेसेंट, है ना। और आपको अगर ये चीज़ समझानी है तो आप ये दिख रहे हो कि इसका जो कॉमन आर्म है दोनों का वो यहाँ है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों ही नीचे की तरफ है। जो कॉमन आर्म है B और A का वो ये रहा। अब जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसके दोनों नीचे ही तो है, पर जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ये एक आर्म ऊपर होना चाहिए और एक आर्म नॉन कॉमन आर्म के नीचे होना चाहिए, इजंट इट। तो इट्स नॉट अ एडजेसेंट एंगल। तो डेफिनेशन के थ्रू भी हमने समझ लिया और हमने प्रैक्टिकली भी समझ लिया कि कौन से एडजेसेंट होते हैं कौन से नहीं होते। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। वील स्टार्ट विद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? देखो, लीनियर पेयर एंगल की बात करूँ तो टू एडजेसेंट एंगल्स with sum equal to 180 degree, with sum equal to 180 degree। अब एडजेसेंट एंगल दो एंगल पे ही चलते हैं, अभी पढ़ाया था टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, तो मतलब एडजेसेंट एंगल दो एंगल की बात करता है, राइट। तो अगर हम एडजेसेंट की यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल, तो ये दो ही एंगल की बात कर रहा है, सही बात है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें एडजेसेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो। अच्छा, सम 180 किसका होता है? अभी हमने सारे एंगल पढ़े तो सम 180 किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन लूँ तो ये एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 रहेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 रहेगा। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड भी करती हूँ, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड भी करती हूँ, तो सम तो 180 ही रहेगा। हाँ, मे बी मेरा पार्ट इक्वल हो या ना हो वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को सम पता है। तो मैं एंगल A और एंगल B, तो मैं ये कह सकती हूँ कि A + B = 180 डिग्री। तो ये एडजेसेंट भी है और इनका सम 180 है, तो दिस आर नोन एज लीनियर पेयर एंगल। तो यही कहलाते हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब इसकी भी यही है कि अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट कर दें, दो पार्ट वही एडजेसेंट एंगल बना दे एक स्ट्रेट लाइन पे, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी लीनियर पेयर एंगल, राइट। अब जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के दो एंगल पार्ट करूँगी, ये A ये B, तो इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा? 180 के तो बराबर होगा, चाहे बराबर हो या ना हो, सम तो 180 ही रहेगा। अगर मैं इसको इक्वली भी डिवाइड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती 180 को, जैसे ये 90 ये भी 90, तो भी तो सम 180 रहेगा। तो क्या ये लीनियर पेयर एंगल है क्या A और B? बिल्कुल है। इसमें भी A + B क्या है? 180 है, दोनों 90 के बराबर हो गए, क्या दिक्कत है? नहीं है क्या? 90 + 90 है ना, सही है ना। तो आई होप लीनियर पेयर एंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूँ तो वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं? जिसमें ये लाई करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। ये किस में होते हैं? सिर्फ इंटरसेक्टिंग की लाइंस पे या फिर कॉनकरेंट लाइंस पे। कॉनकरेंट, अब पहले ये समझ लो कि इंटरसेक्टिंग और कंकरेंट लाइन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जब दो लाइनें एक पॉइंट पे टच कर रही हूँ, दो लाइनें एक पॉइंट पे टच कर रही है, जैसे O, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब दो से ज़्यादा लाइनें एक पॉइंट पे टच कर रही हूँ तो ये क्या कहलाएंगी? दीज आर सेड टू बी कॉनकरेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो दीज आर सेड टू बी कॉनकरेंट, है ना।
तो एक पॉइंट से अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग। और अगर दो से ज़्यादा है तो कॉन्केंट, बस इतना से ही फर्क होता है इनमें। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है कि देखो, वर्टिकली अपोजिट ये कहता है कि ये दोनों एंगल जो अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 और एंगल 4, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के जो अपोजिट एंगल जो बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इंटरसेक्टिंग बोल लो या कॉन्केंट बोल लो, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 के बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा, और एंगल 3 के बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 4 आ जाएगा। तो दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट, दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसमें ना एंगल मार्क कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी ये देखना है कि कौन से अपोजिट एंगल्स हैं। तो मेरे को 1 के अपोजिट दिख रहा है 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। एंगल 2 के अपोजिट क्या दिख रहा है, सी, तो एंगल 2 इक्वल टू 6 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू 7 हो गया, और एंगल 4 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे एंगल क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। अब बात ये आती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी लगता है जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। अब आप ये बोलो कि देखो ऐसे मैंने कर दिया और ये ऐसे कर दिया, तो क्या ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ऐसे, पर ये तो बेंट हो गई ना, बेंट नहीं होनी चाहिए लाइन कभी भी, ठीक है ना। तो ये एंगल 2 ये वाला एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो। दिस हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, दिस हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बेंट आ रहा है ना, तो ये दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो वापस मैं एक बार क्लियर डायग्राम बना देती हूँ इसका, कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा लीनियर पेयर एंगल नहीं होता, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एक लाइन बनाई ऐसे और एक लाइन ऐसे बना के ये बेंट हो गई, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। और अपन तो दिख भी रहा है ना, 1 बड़ा है 2 छोटा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, है ना। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है वो समझते हैं। देखो, ट्रांसवर्सल ये होती है कि कोई भी दो लाइनें ले ली, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पैरेलल है कि नहीं है ना, पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कोई लाइन ऐसी ड्रॉ करूँ जो इसको दो लाइनों को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करे, तो ये ट्रांसवर्सल है। देखो, दो लाइनें 2 पॉइंट, तो ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। अब ये मैं इस लाइनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, ये पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है, राइट। अगर 3 लाइनें होगी, चलो इस बार पैरेलल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जैसे ये पैरेलल लाइन पता है जो कभी भी नहीं मिलती है, और नॉन पैरेलल लाइन जो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, राइट, है ना। ये पैरेलल लाइन है और ये हम अपने आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ पैरेलल लाइन, राइट। चले, तो अब बात कर लेते हैं इधर। तो ये दिखा, ये वाली लाइन, इसको एल मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो ये एल विल बी अ ट्रांसवर्सल। क्यों, क्योंकि 3 लाइन 3 पॉइंट, ठीक है ना। दिस विल बी अ ट्रांसवर्स, ठीक है। तो एस ट्रांसवर्स तो वो लाइन होती है जो 3 लाइनों को 3 डिफरेंट पॉइंट पे टच करे, 2 लाइनें तो 2, 4 है तो 4 डिफरेंट पॉइंट पे टच करे। तो 3 पॉइंट दिख गए आपको, एक ये वाला ए, एक ये बी और एक ये सी, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो हम बात करेंगे प्रॉपर पैरेलल लाइंस की, राइट, कि पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशंस चलती है। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं बस, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन रही, दिस टू आर पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी, मैं ये बोल रही हूँ कि ए बी सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मैं सिर्फ ए बी पैरेलल टू सी डी की बात कर रही हूँ, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हम बात कर लेते हैं कुछ एंगल्स की, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 की, ठीक है। अब पहले तो हमने 2 टाइप के एंगल्स पढ़ चुके हैं, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक लीनियर पेयर एंगल। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर एंगल को, तो चेक कर लेते हैं। अब मेरे को वर्टिकली अपोजिट एंगल का पता है कि ये जब इंटरसेक्टिंग होती है ना तभी होती है। तो देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा,
एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, नहीं होगा क्या, है ना। दीज आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। चलो दिख गया, दिखा, ये सारे वर्टिकली अपोजिट हैं। अगर मैं लीनियर पेयर की बात करूँ तो आपको लीनियर पेयर भी दिख रहे होंगे, लीनियर पेयर जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं ये दोनों, इन दोनों का सम 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना, और एंगल 1 प्लस 2 भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे कितने दिख रहे हैं, 2 3 भी दिख रहा है, 3 4 भी दिख रहा है, 5 6 भी दिख रहा है, 6 7 भी दिख रहा है, 5 8 भी दिख रहा है, 7 8 भी दिख रहा है, ये सारे क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ऑलराइट, ये सारे क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो आई होप जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको आइडेंटिफाई हो चुका होगा, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नया टॉपिक लेते हैं हम, ठीक है ना, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो आगे बात करें तो इसमें हमें जो पढ़ने की ज़रूरत है दैट इज़ फर्स्ट इज को इंटीरियर एंगल। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का अगर इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री। अगर हमारी लाइन्स पैरेलल हैं तो दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अभी तक पढ़ा चुकी हूँ मैं कि सम 180 होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ सम 180 के बराबर, सम इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब बात करते हैं इधर, तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि ये सी फॉर्म करता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ये सी फॉर्म करता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ को इंटीरियर एंगल की तो देखो ये सी दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ठीक है ना, आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये देखो ये सी दिख रहा है। अब इस सी के बीच में जो भी दो एंगल आ रहे हैं ना दैट इज को इंटीरियर। एक तो देखो को का मतलब होता है कॉमन और इंटीरियर मतलब जो एक बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये देखो एक तो कॉमन मतलब ये कॉमन साइड है, जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों ट्रांसवर्सल के राइट में लाई कर रहे हैं, और इंटीरियर मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर की बात कर लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आपने देखा ये वाला एक सी ये भी तो है, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लीनियर पेयर एंगल मत लिख देना बेटा, को इंटीरियर एंगल है ना, रीजन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। आपको रीजन प्रॉपर देने ही है, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट विल बी व्हाट, को इंटीरियर एंगल हो गया, देन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये कहते हैं इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। ये कहते हैं कि अगर मेरी अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो दे आर इक्वल, ठीक है ना। अब बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानते कैसे हैं, तो कोई भी एक एंगल पकड़ लो, जैसे एंगल 1 पकड़ा, ठीक है। अब एंगल 1 पकड़ा तो उसके जस्ट बाद वाला छोड़ दो, जैसे मैंने एंगल 1 पकड़ा तो एंगल 1 के बाद वाला छोड़ दो, तो एंगल 4 छोड़ दिया तो आगे कौन सा एंगल आएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो मतलब आप जो एंगल की बात कर रहे हो उसके जस्ट बाद वाला छोड़ दो बस, तो एंगल 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 और आगे चलो, एंगल 4 के बाद में 5 छोड़ दो, एंगल 4 के बाद में ये वाला एंगल छोड़ दो तो कितना आ गया एंगल 8, ठीक है। और इधर बात करूँ तो जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊँगी तो नीचे तो मैं जा नहीं पाऊँगी, जैसे 7 की बात करूँ तो 7, तो 7 अब ऊपर चलो तो 7 के जस्ट बाद वाला छोड़ दो मतलब 6 छोड़ दो, तो 7 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और एंगल 6 की बात करूँ तो एंगल 6 तो 3 छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो दे आर सेड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, को इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट विल मूव टू आवर फेवरेट, शायद आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, अल्टरनेटिव एंगल, है ना। वापस एक बार डायग्राम बना देते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे ये मैंने ट्रांसफर ड्रॉ कर ली, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करें अल्टरनेट एंगल की, तो ये यही बोलता है कि अल्टरनेट एंगल है, तो देखो अल्टरनेट एंगल दे आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल, दे आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है ना, इफ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। ये तभी इक्वल होंगे जब लाइन पैरेलल होंगी। अब इसको देखो दो तरीके के होते हैं ये, एक तो इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। फर्स्ट इज इंटीरियर, सेकंड इज एक्सटीरियर। फर्स्ट इज इंटीरियर एंड सेकंड इज एक्सटीरियर, ठीक है ना। दो तरीके के एंगल्स होते हैं ये, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दोनों ही जो एंगल होंगे वो बिटवीन द पैरेलल लाइंस लाई करेंगे, और इधर एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द पैरेलल लाइंस, दोनों ही जो करेंगे वो आउटसाइड द पैरेलल लाइंस लाई करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये पहचानते कैसे हैं। तो ये Z फॉर्म करते हैं बेटा, जैसे ये Z हो गया, ये Z हो गया, ये Z हो गया, ये Z हो गया, कैसे भी Z फॉर्म कर रहे होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको Z दिखाने की कोशिश करूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं Z दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, ये Z दिख रहा है क्या, कैन यू आइडेंटिफाई दिस Z ओवर हियर, ठीक है। तो अगर ये Z है तो देखो पैरेलल लाइन के बीच में इस इन दोनों Z के बीच में कौन से दो एंगल आ रहे हैं। अगर इंटीरियर की बात करूँ पैरेलल लाइन के, तो पैरेलल लाइन के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में Z के बीच में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 आ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 मत बोल देना बेटा, अगर इंटीरियर है तो दोनों इंटीरियर में लाई करेंगे, अगर एक्सटीरियर तो दोनों एक्सटीरियर में लाई करेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर कभी इक्वल नहीं होता। 7 पैरेलल लाइन के बाहर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 नहीं होगा। मैं कहीं भी लिख देती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 नहीं होगा, ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, ठीक है। और अब अगर मैं इसी Z के बाहर की बात करूँ, इस Z के बाहर के पैरेलल लाइन के बाहर के, तो आप Z को टच करते हुए दिखेंगे एक 2 और एक 7, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 भी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, ठीक है। तो अगर एक एंगल पैरेलल लाइन के अंदर है तो दूसरा भी अंदर, और एक बाहर है तो दूसरा भी बाहर वाला ही इक्वल होगा, ठीक है। एक और Z दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको ये वाला भी Z दिख रहा होगा, अगर सीधा Z है तो उल्टा भी तो Z होगा, है ना। अब इस Z को ये ब्लू वाले Z से जो मैंने ब्लू से लाइन से जो मैंने बनाया है, वो Z को कौन कौन कनेक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ से बात करूँ तो अंदर की तरफ से मैं बात करूँ तो 4 और 5, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, और इधर मैं बात करूँ तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों या तो बाहर जाना चाहिए लाइन के या फिर अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी, रिवाइज हो चुकी होंगी। आगे बात करते हैं ट्राइंगल्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल्स। अब मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल कितने कितने तरीके के होते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूँ तो स्केलिन ट्राइंगल, सबको पता है स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है। स्केलिन ट्राइंगल वो होता है जिसकी साइड्स अनइक्वल होती है, राइट, ऑल साइड्स अनइक्वल। जैसे मैंने ये लिख लिया, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, राइट। कुछ भी ले लेते हैं, 4 5 7, कोई इशू नहीं है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है, राइट। जैसे ये दोनों इक्वल कर दी मैंने, 4 4 5, दो एंगल, और इसके अपोजिट वाले एंगल भी दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, राइट। ये 4, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, इसको करके अपन एक काम करते हैं, एक्स और एक्स ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ तो इसकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये तीनों साइड्स इक्वल है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, और सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है राइट एंगल, ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ राइट एंगल, है ना।
राइट एंगल भी एक तरीके का ट्रायंगल ही होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, जैसे ऐसा है ना, ए बी सी, तो यहाँ पे एक जगह में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपोजिट साइड को हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिफ्थ बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूस, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो एक एंगल ऑब्ट्यूस के बराबर होता है, तो ऑब्ट्यूस तो ऐसे ही बनता है ना, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा और ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, एक एंगल है ऑब्ट्यूस होगा। और अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बहुत सिंपल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मेनली जब अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और कुछ गिवन नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि इट्स एक्यूट एंगल, है ना, हमारी हैबिट भी होती है एक्चुअली। तो जैसे ये ट्रायंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे एंगल एक्यूट है, सारे एंगल एक्यूट है, दिख रहे हैं, क्लियर है। तो आई होप ये वाले टाइप भी क्लियर हो गए होंगे ट्रायंगल्स के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पे बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो ट्रायंगल की हमें पता होनी चाहिए, राइट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अगेन अ वेरी बेसिक थ्योरम दैट वी शुड नो। तो देखो, अगर मैं इसको प्रूव कराने का ट्राई करूँ कि क्या होता है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता ही है, ये बात पता है। जैसे देखो इंटीरियर एंगल है तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तीन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है तीनों एंगल, तीन एंगल तो होंगे ही सही, ए बी सी। इसका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यही मुझे अब प्रूव करना है, तो करें। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने पैरेलल लाइन की तो पढ़ी है, लाइन से एंगल से पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी पढ़ तो ली। तो क्या अपन को z दिख रहा है, क्या अपन को z दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, क्या ये z दिख रहा है, तो ये z दिख रहा है, तो अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा, तो ये भी, तो ये भी क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी b, तो ये भी b। एक z और दिखा देती हूँ मैं आपको, एक z ये रहा, दिख रहा है, एक z और दिखा देती हूँ, ये रहा। तो अगर ये z है तो ये c, क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है तो इसके अंदर भी क्या आएगा, c ही तो आएगा। अब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ए बी सी, तो इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, और लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल होता है, मतलब दो एंगल, एक टाइम पे दो एंगल की बात होती है। अभी तीन एंगल है तो लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन विल बी आवर रीजन, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, if the bisector of angles angle ABC and ACB of a triangle ABC meet at a point then BOC equal to 90 plus half of angle है, ठीक है। ये कहता है कि देखो एक ट्राइंगल है ABC, ये कह रहा है आप क्या करो, कोई भी दो ट्राइंगल के एंगल ले लो, ठीक है ना। अभी तो जैसे BOC दे रखा है, बट आप कोई भी दो एंगल के बाइसेक्टर ले लो। बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ B हो जाएगा और यहाँ C हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो मतलब अगर ये B है तो ये भी B है, और ये C है तो ये भी C है, ठीक है ना। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर्स इन दोनों के ड्रॉ कर लिए। तो वो कहता है जो एंगल O है, दिस विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, दिस इज विल बी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे पहले, फिर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगी और एक और थ्योरम बताऊंगी इससे रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना, दिस इज अ ट्राइंगल ABC। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने बोला कि मैंने B और C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो मतलब अगर ये B तो ये भी B, ये C तो ये भी C। अब मैं ये बोल रही हूँ कि एंगल A 40 है, तो एंगल O किसके बराबर होगा, तो मुझे दिख गया कि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना, B और C का। तो जो बचा हुआ एंगल है उसके हाफ में 90 ऐड करना है मुझे, तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, मतलब इस वाले एंगल का हाफ में 90 ऐड करना है। अगर B और C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो जो बचा हुआ एंगल है ना, बचा हुआ एंगल इसके हाफ में 90 ऐड करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो एंगल O किसके बराबर होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, क्योंकि B और C तो हो गया ना, B और C तो एंगल बाइसेक्टर है, तो जो बचा हुआ एंगल है उसकी बात होगी, तो एंगल A। तो एंगल O इक्वल टू 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। तो 90 प्लस हाफ, और एंगल की जगह 40 डाल दो, एंगल A 40 है ना, 2 से ये 20, 90 प्लस 20 कितना हो गया, 110 डिग्री,
ठीक है ना। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक को पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक और। ये तो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था, है ना। ऐसे एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से आती है वो। तो जैसे ये ABC है, ठीक है ना। अब आपको पहले ये समझाती हूँ कि मैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखो एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। अब बाहर लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जैसे मैंने AB को एक्सटेंड किया, ऐसे AB को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे एक एंगल तो बनेगा ना, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, तो ये A हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूंगी तो फिर एक्सटीरियर एंगल बनेगा, दिस एंगल इज अगेन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं, नोटेशन सेम रखते हैं, है ना, नोटेशन थोड़ा सेम रख लेते हैं। पहले आप एक्सटीरियर एंगल पढ़ लो। तो ये जो अंदर वाले थे ABC तो इंटीरियर है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। उसी जगह ये E, ये F और इस साइड को और एक्सटेंड कर देते हैं, किसी भी इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये G हो जाएगा। तो EF G and R said to be EF and G आर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो किस साइड को एक्सटेंड करके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। दिस आर सेड टू बी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो आई होप ये बात क्लियर होगी कि कोई भी ट्रायंगल की कोई भी साइड एक्सटेंड कर दो कैसे भी स्ट्रेट में, चाहे जैसे मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया था, आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप एक्सटेंड कर दो तो जो एंगल बाहर की तरफ बनेगा ही सही, देखो बन भी रहा है, तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है वो समझ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि देखो अगर आप इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो तो एक्सटीरियर का भी तो कर सकते हो। तो ABC, ठीक है ना। तो इसको मैंने एक्सटेंड करा और इसको मैंने एक्सटेंड करा, तो भाई इसके एंगल बाइसेक्टर से भी तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो ना। इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर ये B है तो ये भी B है, और ये C है तो ये भी C है, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर तो इसका भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी कोई ना कोई पॉइंट पे मिलेगा O, ठीक है ना। इसको A माना हुआ, इसको O। तो अब इस बार O अगर इंटीरियर एंगल से बात कर रहे हैं तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल होता है, और अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करो तो एंगल O इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ठीक है, क्लियर है। अगर इंटीरियर की बात करो तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ये होता है, और एक्सटीरियर की बात करो तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। अब मान लेते हैं ये 50 है, तो एंगल O किसके बराबर होगा, तो एंगल O 90 माइनस हाफ एंगल A किसके बराबर है 50 के। तो 2 से ये 25, 90 माइनस 25 विल बी व्हाट 65। तो एंगल O विल बी व्हाट 65 डिग्री, दिस एंगल विल बी आर 65 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टीज आप दोनों आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब इसका एक का मैं प्रूफ मैं आपको कराऊंगी, एक का आप खुद करेंगे, राइट। एक का मैं खुद करा, एक मैं करा रही हूँ, एक का आप खुद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये बात कर लेते हैं, इंटीरियर वाले का एंगल का मैं बता देती हूँ आपको। तो ये ABC हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एंगल O हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर्स है, बोला है ना, ये B तो ये B, और ये C तो ये भी C हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, है ना, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल O इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यही प्रूफ करना है ना हमें, ठीक है। तो अब मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मेरे को सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी पता है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सही है। तो एंगल A को तो एंगल A रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर B की बात करो तो B तो पूरा B प्लस B 2B हो जाएगा ना, और एंगल C किसके बराबर आ जाएगा 2C के, इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात क्या आती है कि अब ये यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ,
ले सकती हूँ ना, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो एंगल ए यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा बी प्लस सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक और ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, वो कौन सा ट्राइंगल है, वो कौन सा ट्राइंगल है, एक और BOC। ट्राइंगल कौन सा है, BOC। तो इन ट्राइंगल BOC इन तीनों एंगल का भी तो सम 180 डिग्री ही होगा, है ना। BOC में भी तो ट्राइंगल का एंगल का सम 180 होगा। तो मैं बात करूँ BOC में तो B प्लस C प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, सही है। तो B प्लस C की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ ना सेकेंड इक्वेशन से, या फिर अपन इसको रुक जाते हैं। मेरे को ये दिख रहा है कि जब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे को B और C की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे सिर्फ A चाहिए, मेरे को 180 भी चल जाएगा, 90 भी, ये वो एंगल O भी चल जाएगा, पर मेरे को B और C नहीं चलेगा, तो मेरे को B और C को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं B प्लस C की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ। B प्लस C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 180 माइनस एंगल हो जाएगी, इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब पुट सेकेंड इन फर्स्ट, सेकेंड इन फर्स्ट, ये जो B प्लस C की वैल्यू आई है वो इधर डाल देते हैं। तो एंगल A प्लस ट्वाइस B प्लस C की जगह मैं 180 माइनस एंगल वो डाल दूँ और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A ट्वाइस इंटू 180 कितना आ जाएगा 360 और ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल A है, इधर से ये प्लस 360, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, ठीक है। मैंने ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। 360 माइनस 180 इज 180। मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ अब। तो अब मेरे को 2 नहीं चाहिए, तो 2 उधर डिवाइड में ले जाऊँ तो एंगल A/2 1/2 इसको डिवाइड कर देगा, 1/2 इसको डिवाइड कर देगा 180/2 को, राइट। तो एंगल A/2 तो ठीक है, एंगल A/2 तो ठीक है, तो इसको तो मैं एंगल 1/2 एंगल A लिख सकती हूँ। 180/2 को मैं 90 लिख दूँ, तो 1/2 A प्लस 90 इक्वल टू एंगल O। और यही तो प्रूफ करना था, एंगल O इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था हमें, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाला मैंने किया है, एक्सटीरियर एंगल वाला आप करेंगे, एक बार ट्राई करिएगा, राइट। 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल कैसे आया वो। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मैंने अभी एक्सटीरियर एंगल पढ़ाया था आपको, अभी पढ़ाया था ना। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, ये A, ये B, ये C, है ना, ये तो इंटीरियर है। अब मैं कोई भी साइड एक्सटेंड कर दूँ ट्राइंगल की तो कोई एक्सटीरियर एंगल तो बनेगा, सही ना। तो ये जो D है, D इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके जस्ट पास वाला इंटीरियर एंगल छुपा दो। जैसे D है, D इक्वल टू क्या होगा, जस्ट पास वाला एंगल छुपा दो C। अब कौन से दो इंटीरियर एंगल बने, A और B, तो D इक्वल टू A प्लस B होगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब पास वाला नहीं, उसके बाकी जो दो बचे हुए हैं ना उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ से E ड्रॉ कर दूँ, ये एक्सटेंड करके ये E, तो E के जस्ट पास वाला छुपा दो, तो E किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस C के इंटीरियर एंगल। दो इंटीरियर एंगल कौन से बचे, A और C। और अगर मैं F बना दूँ कोई, तो F के लिए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो दिस विल बी F, राइट। तो F किसके बराबर हो जाएगा, A छुपा दो तो B प्लस C के बराबर हो जाएगा, सही है। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो A B C, ठीक है ना, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, राइट। तो अब यहाँ से ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, सेम नोटेशन पे ही चलते हैं, और ये C हो जाएगा। अगर मैं E की बात करूँ, अगर मैंने इसको बोल दिया ये 70 है और इसको बोल दिया मैंने ये 30 है, तो एंगल E किसके बराबर हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा एंगल A क्या है 70 है और एंगल B मेरा 30 है, एंगल B मेरा 30 है, तो मेरा E किसके बराबर हो जाएगा। तो E मुझे पता है कि जस्ट पास वाला छुपा दो, तो E किसके बराबर हो जाता था, A प्लस B के, और A किसके बराबर है 70 के, और B किसके बराबर है 30 के। तो E किसके बराबर हो जाएगा हमारा 100 डिग्री के, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। और एक माइन्यूट सी प्रॉपर्टी है जो शायद हमने अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ी तो है, बट मे भी याद ना हो, तो एक चीज़ और बढ़ा देती हूँ मैं आपको कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड सेम वाइस वर्सा में चलता है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पर ये चलता कब है? ट्राइंगल्स में। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही है। ट्राइंगल की ही कुछ दो थ्योरम्स है जो हमें समझने की ज़रूरत है। ये कहता है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी। तो जैसे ये ए बी सी है, इसके कोई भी दो एंगल साइड्स इक्वल मान लो, ए बी और ए सी मान लिया, ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल, यहाँ से सोचो, यहाँ पे अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसको कौन सा एंगल दिखेगा? एंगल सी दिखेगा ना। तो एंगल सी और ए सी की बात करो तो अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो उसको कौन सा एंगल दिखेगा अपोजिट में? बी। तो एंगल सी इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल अपोजिट, अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। तो मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये 30 है तो ये भी फिर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और सेम चीज़ साइड पे भी लगती है कि अगर मैं बोलूँ कि ये दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो जैसे मैंने ये बोला ये 40 और ये भी 40, ठीक है ना, ये दोनों 40-40 है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं यहाँ से कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसको कौन सी साइड दिखेगी? तो मैंने ये बोला अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो आप अपोजिट एंगल साइड ढूंढने की कोशिश करें ना बस। तो एंगल ए पे अगर कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसको अपोजिट साइड कौन सी दिखेगी? बी सी। तो बी सी होगी और बी की अपोजिट कौन सी साइड होगी? ए सी। तो बी सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होगी। ऑलराइट, क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। तो इसको अपन एक बड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और फिर समझते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल अभी छोटा सा है। तो लेट्स मेक अ ट्रायंगल ओवर हियर, द सेम फिगर पर थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, सो दैट हमें बहुत अच्छे से दिखे चीज़ें, ठीक है ना। वी कुड सी द एंगल्स एंड साइड्स प्रॉपरली, राइट। तो एक बना लेते हैं। ठीक है, so this is a kind of a triangle that was given to us. Won't work. Let's keep it over here, delete it, right. Alright, तो ऐसा कुछ डायग्राम है। let's make it over here again, ठीक है ना। ऐसा है ना, ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये ट्राइंगल रहा, आई गेस ट्राइंगल इज प्रॉपरली विजिबल टू यू गाइस, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये ए बी सी है। लेट्स मार्क द नेम्स फर्स्ट, ए डी ई। तो ए डी ई, ऑलराइट, ए डी ई, ओके। नेक्स्ट विल बी बी सी डी, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव टू मार्क बी सी डी, ठीक है। तो बी यहाँ मार्क कर लेते हैं, सी यहाँ मार्क कर लेते हैं और डी यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन लेट्स चेंज द स्लाइड। नेक्स्ट मार्क करना है जी एफ ई, ठीक है ना। तो जी एफ ई, तो जी एफ ई, तो जी को यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। जी एफ ई, जी एफ ई, ठीक है ना, ओके। तो अब हमें दे रखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, चलो हमें ये दे रखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो चलो ए बी इक्वल टू बी सी मार्क कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है? बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई, सी डी इक्वल टू डी ई दे रखा है, ठीक है ना। मैं सिंगल से सबको मार्क कर रही हूँ। ई एफ एफ जी जी ए, ई एफ एफ जी इज ओवर हियर एंड जी ए दोनों इक्वल है,
ठीक है ना। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल डी ए ई। अच्छा, एंगल डी ए ई मतलब इसको मैं एक्स मान लूँ कुछ देर के लिए, एंगल डी ए ई निकालना है और इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ना, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो ये रहा डायग्राम और ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें अभी अगर हम पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और ऐसे ये पूरा डायग्राम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत क्योस होने वाला है ना। तो बहुत आराम आराम से समझ के करते हैं इस क्वेश्चन को। वापिस से इस जगह एक डायग्राम बनाते हैं सेम, है ना। एक यहाँ से लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया। तो ये कौन सा था ए, ये कौन सा था डी, और ये कौन सा है ई है, ए डी ई, राइट, सही है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो मेरे को सबसे पहले दिखा बी, तो मैंने बी मार्क करा और ए बी सी, और मेरे को सी दिख गया, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल है और मैंने इसको एक्स माना हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये छोटा सा ट्रायंगल दिखा मेरे को ए बी सी, और ए बी सी की दो साइड्स इक्वल है, राइट, ए बी और बी सी। और अभी हमने पढ़ा कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये देखो बी सी को पे वो इंसान बैठा है तो उसको एंगल ए दिखेगा, तो बी सी के अपोजिट अगर एक्स है तो ए बी के अपोजिट क्या होगा, ए बी के अपोजिट भी एक्स ही होगा। तो चलो ये भी एक्स हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इसके अलावा मुझे एक और ऑब्जर्वेशन आ रही है कि देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसका ये एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा क्योंकि ये साइड एक्सटेंड कर रही है। अगर ये साइड एक्सटेंड कर रही है तो ये एक्स तो ये 2x हो जाएगा। मैं सिर्फ वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे दिख रही है। मुझे अभी मैंने एंगल एक्स ढूंढने की ट्राई भी नहीं करी है, मैं सिर्फ आई एम गोइंग विद द फ्लो, ऑलराइट, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट। तो मुझे पहले ये दोनों साइड इक्वल दिखी, मुझे पता है दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो मैंने इसका अपोजिट एक्स था तो इसका भी अपोजिट एक्स ही मान लिया। फिर मुझे ये वाला ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दिखा क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड करी थी, तो ये किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो ये एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट की चीज़ क्या दे रखी है, जी सी डी, ये रहा जी सी डी, ठीक है। अब जी सी डी में बी सी इक्वल टू सी डी दे रखा है, राइट, बी सी इक्वल टू सी डी दे रखा है। तो अगर ये इसके वापस से दो साइड इक्वल दिख गई मुझे, किसकी, बी सी डी की, इस वाले ट्राइंगल की फिर से दो साइड इक्वल दिख गई, दिखी ना ये वाली। तो अगर इन दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इस वाली साइड के अपोजिट वाला एंगल ये था, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप सोचो कि यहाँ पे कोई बैठा हो तो उसको यही एंगल दिखेगा, तो इस पे बैठ के कौन सा एंगल दिखेगा, एंगल ये वाला। तो अगर ये 2x तो ये भी 2x, ठीक है ना। इसके बाद में अभी तक अब मेरे को आगे कोई कंस्ट्रक्शन समझ में आ नहीं रहा। तो और इसका कोई एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है क्या, बी सी डी का, तो बी सी डी का तो मुझे नहीं दिख रहा एंगल, बट मुझे इस वाले ट्राइंगल का ज़रूर दिख रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल मेरे को ज़रूर दिख रहा है, ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल का ज़रूर मुझे एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ए सी डी का, चेक करना। तो ए सी डी का ये वाली साइड एक्सटेंड कर रही है, ये वाली साइड एक्सटेंड कर रही है ना ए सी डी की ये वाली, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके जस्ट पास वाला छुपा दो, तो x और 2x, क्या ये 3x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों साइड भी इक्वल दिख रही है, तो अब इसके अपोजिट वाली साइड 3x है तो इसके अपोजिट वाली साइड भी 3x होगी, क्योंकि दे रखा है ना ये वाली साइड भी सिंगल और ये वाली साइड भी सिंगल। तो यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया, राइट। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन अपन येलो से कर लेते हैं सो दैट हमें क्लियरिटी दिखे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मेरे को करना है जी एफ, तो मैंने जी एफ मार्क करा यहाँ से, ये रहा जी एफ, ये जी ये एफ। अब अगेन जी एफ इक्वल है किसके, जी एफ किसके इक्वल है, ए जी के, राइट, जी एफ किसके इक्वल है, ए जी के। तो अगर मैं देखूँ वापस से सेम, तो ए जी एफ, इसकी दो साइड्स इक्वल दिख रही है मुझे, ये दोनों साइड्स दिख रही है इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल x है तो इसका अपोजिट एंगल भी यहाँ पे x ही दिखेगा, सही है। और इसी का मेरे को एक्सटीरियर एंगल ये दिख गया, देखो ये वाली साइड एक्सटेंड कर रही है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सही है। मतलब सिमेट्री चल रही है, जो पहले चल रहा था वही अब पहले उल्टे वाले ट्रायंगल में चल रहा था, अब सीधे वाले ट्रायंगल में चल रहा है। अब f को किससे ज्वाइन करना है, e से, है ना। तो एफ ई, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, एफ ई को ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो अगर ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का 2x है
और ये इसकी दोनों साइड इक्वल है, तो ये 2x, तो ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सही है, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा हमारा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा अब इसके आगे, पर मुझे अब अगेन एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसका एक्सटीरियर एंगल मुझे दिखने की कोशिश करनी है। ए एफ ई, देखना ज़्यादा ध्यान से, ए एफ ई, क्या मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल दिखेगा, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड कर रही है तो ये वाला एंगल दिखेगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाले के 2x और x के। तो 2x प्लस x कितना आ गया, 3x आ गया कि नहीं आया, है ना। अब अगेन ये 3x तो आ गया, पर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल है ना। तो अगर ये 3x, तो इसके अपोजिट वाला साइड इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में जो पिंक वाला ट्रायंगल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये 3x के इसके अपोजिट 3x है, तो इसके अपोजिट भी क्या आएगा, पूरा 3x ही आएगा। तो मुझे इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल तो गए, ये वाला 3x था, ठीक है ना, ये वाला पूरा एंगल 3x था, ये वाला एंगल पूरा 3x है, और ये वाला एंगल किसके बराबर है, x के। सही है, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो x प्लस 3x किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, क्योंकि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/70, और यही तो हमें प्रूव करना था, x इक्वल टू 180/7। तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करा है, और मैंने कहीं भी x निकालने की कोशिश नहीं करी, बस मैंने जो जो चीज़ें गिवन थी मैंने इसका यूज़ किया, एंड फाइनली मुझे ये दिख गया कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मुझे मिल गया, और सम 180 करना है बस। ठीक है ना। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पॉज करके वापस से एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा, फिर वापस से इसको एक बार देखिएगा, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ABC इज अ ट्राइंगल। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे कि ABC एक ट्राइंगल है, तो लेट्स मेक अ ट्राइंगल ओवर हियर, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, BD जो है वो बाइसेक्टर है। तो मैं अभी डी नहीं बना सकती, क्योंकि डी ना यहाँ पता है ना यहाँ पता है, कहाँ होगा डी मुझे नहीं पता, पर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये बी, तो ये भी बी ही होगा, ठीक है। ABC एंड CD इज द बाइसेक्टर ऑफ ACX, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ ACX। तो ACX तो मेरे को लगता है ACX, तो ये एंगल तो ये बनेगा ना ACX, एंगल ACX बोल रहा था, एंगल ACX तो ऐसे ही बनेगा। और अगर मुझे इसको बाइसेक्ट कराना है तो मतलब D यहाँ कहीं होगा, सही है। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये CD, ये ऐसे ही कुछ बनेगा, सही है, क्योंकि वो बोल रहा है ACX, एंगल ACX को एक्सटेंड कराना है, तो एंगल ACX तो ऐसे ही बनेगा ना ACX, राइट, क्योंकि यहाँ से तो AC भी बन रहा है, तो यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है। और CD बाइसेक्टर होना चाहिए, तो मतलब CD इन दोनों के बीच का होगा, तो ये वाला CD और BD को हमने ऐसे एक्सटेंड मार दिया, तो ये C होगा, तो ये भी C ही होगा, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों C है, मैं आगे क्वेश्चन भी नहीं जाना चाहती अभी, पहले मुझे ये दिख गया कि यार ये वाला एंगल मैं निकाल पाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये तीनों है ना एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं बेटा। अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो 180 में से C प्लस 2C माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2C आ जाएगा, 180 माइनस 2C। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 180 माइनस 2C, 180 माइनस 2C, ठीक है ना। दिस गोना बी 180 माइनस 2C, ठीक है। अब यहाँ से बात करें कि DB इज एक्सटेंडेड टू Y, अच्छा DB इज एक्सटेंडेड, बेटा DB की बात होती है DB पूरा यहाँ से एक्सटेंड करना, BD की बात होती है तो BD और इस साइड एक्सटेंड करती, तो वो प्रॉपर गिवन होता है DB को एक्सटेंड करना, मतलब D से B की तरफ जाके एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे Y आ जाएगा, दिस इज Y, ठीक है, DBY। तो अब वो बोल रहा है, मैंने एक्सटेंड तो कर दिया, अब वो क्या बोल रहा है, B इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल YBC, अच्छा
YBC का बाइसेक्टर एंगल E है, ये है BE, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर है, तो अगेन ये दोनों इक्वल होंगी। ये इसको अभी थोड़ी देर के लिए E मान लेते हैं, तो ये भी E ही होगा, एंगल बाइसेक्टर, दोनों साइड दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ABC मेरा 80 है, अच्छा एंगल A 60 है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 हो गया, ठीक है, और ये पूरा 80 हो गया ABC 80 है। अगर ये पूरा 80 है बेटा, तो ये दोनों इक्वल पार्ट ही तो हैं, सही है। 80 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40-40 आ जाएगी क्या, B की वैल्यू 40-40 आ जाएगी, हाँ। इसको रब कर देते हैं पूरे को, तो मतलब यहाँ से ये पूरा का पूरा अगर 80 है, मैं ये चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना, ये पूरा 80 है, तो B की जगह क्या मैं 40-40 लिख दूँ, इसको रब कर लेते हैं, B को फिर अब ज़रूरत ही नहीं B की, तो ठीक है ना। तो दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी अगेन 40। अच्छा ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, नहीं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो इसको कर लेते हैं, तो E प्लस 40, E प्लस 40, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे तो सम 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो 2E प्लस 40 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 140, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई कि नहीं आई। तो मतलब कि अगर ये भी 70 तो ये भी 70 ही होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा ये 60 ये 80, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, ये 60 ये 80, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, क्योंकि सम 180 होता है ना बेटा, ये ट्राइंगल के 3 एंगल है ना, तो 60 प्लस 80 140, तो क्या ये 40 बोल दूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को 180 माइनस 2C की भी रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई, तो 180 माइनस 2C की भी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने कहीं भी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं सिर्फ वो ही कर रही हूँ जो मेरे को दिख रहा है, राइट। जो जो प्रॉपर्टीज मुझे दिख रही है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अब आगे जाके हम देख लेंगे ना कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल BDC के एंगल पूछे, तो BDE के, तो ट्राइंगल BDE के जो एंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल BDC, this is this BAC and BDC. All right, now find the angles of a triangle BDE. This has to be BDC and BAC. BDE, okay, BDE, okay. So here we have to draw BDE, okay, so we have to draw BDE. ऑलराइट, इसका भी ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल हो जाएगा, तो BDE, ऑलराइट। तो ये ट्राइंगल BD है, इसका एंगल निकालना है, और ट्राइंगल BDC के भी सारे एंगल मेरे को निकाल के देना है, मैं निकाल दूंगी, ठीक है ना। तो ट्राइंगल BDE बनाने के लिए BDE को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, राइट, सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑलराइट, यहाँ तक हमारा हो गया था, DE बाइसेक्टर है। अब ये 40 है, ये भी 40 है। अब एक बात, यहाँ से मैं ये दोनों एंगल भी निकाल लूँगी क्या, इन तीनों का सम भी तो 180 है, इन दोनों का 40 तो 40 प्लस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 के बराबर आ जाएगा। ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 2C इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 140, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो C की वैल्यू 70 आ जाएगी क्या, तो ये भी 70 और ये भी 70, सही है, परफेक्ट है यहाँ तक, ये 70 ये भी 70, ठीक है ना। अब बात क्या आती है, ये 70 ये 40, अब मुझे किसके एंगल निकालने हैं, एक तो BDC के और BDE के। तो BDC की बात करूँ तो मैं इसका एंगल तो निकाल सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल कितना है 40 प्लस 70, ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल, इसको मैं रब भी कर देती हूँ ना, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये 40 110, तो ये कितना आ जाएगा 150, इजंट इट, 40 प्लस 110 दैट विल बी व्हाट 150, 180 में से 150 माइनस किया तो दैट विल बी 30 डिग्री। तो एंगल BDC तो कितना आ गया, एंगल BDC 30 आ गया,
ट्राइंगल BDC की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल BDC की। तो ट्राइंगल BDC के तो सारे एंगल आ गए ना, एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। और एंगल DCB, एंगल DCB किसके बराबर आ गया हमारा, 110 के बराबर आ गया, राइट। इसके तो सारे एंगल निकल गए। अब मैं ट्राइंगल BDE की बात करूं तो BDE इसकी बात करनी है। तो ये 70 है, ये 30 है, और ये वाला एंगल पता नहीं है, और ये 30 है। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो अब यहाँ से एक चीज़ ये दे रखी है कि DE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BDC, इसका यूज़ करेंगे, बस ख़त्म। तो DE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BDC का मतलब ये है कि ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, और ये भी 15 हो जाएगा। तो ये 70 + 40, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगेन दिस गोना बी 110, दिस गोना बी 15। तो हम क्या ये वाला एंगल निकाल लेंगे बचा हुआ। सम किसके बराबर होता है, 180 के। तो 110 + 15 कितना आ गया, 125। 180 में से 125 माइनस कर दो, तो 180 माइनस 125 माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, एंड दिस विल बी 55 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस गोना बी व्हाट, 55 डिग्री, एंड दैट विल बी आवर आंसर, इजंट इट। ऑलराइट, सो मैंने जितने भी ये डायग्राम्स दे रखे थे, जितने भी ये डायग्राम था ये मैंने पहले बनाया, और फिर जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं पहले बनाते हुए यूज़ करती हुई गई हूँ। तो मेरे को सारे एंगल मिल गए, ये 110 मिल गया, ये 15 मिल गया, और ये 55 मिल गया। अच्छा, यहाँ से इसको एक थोड़ा सा और इजी वे में भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर्टी बढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पे, जो कि दैट विल मेक यू दिस क्वेश्चन वेरी इजी, राइट। तो अब देखो, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC। अगर मैं इसके एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, एक अपोजिट इंटीरियर एंगल से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, तो मैं एक्सटीरियर एंगल ये वाला ले लेती हूँ, इसके एंगल बाइसेक्टर से एक लाइन ड्रॉ करी, और मतलब अगर इसके एंगल बाइसेक्टर से ड्रॉ करी तो ये C, तो ये भी C, और इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल जैसे ये B है तो इसके इससे ड्रॉ करी, ठीक है ना, ये B तो ये भी B। तो जो ये वाला एंगल होगा ना, एंगल इसको मान लेते हैं E, एंगल E मान लेते हैं, तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो एंगल E विल बी हाफ ऑफ एंगल A, E विल बी हाफ ऑफ एंगल A, E विल बी हाफ ऑफ एंगल A। तो मतलब अगर ये 60 था उसमें, मान के चल ये वाला 60 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, अपने आप ही हाफ ऑफ एंगल है, ठीक है ना। तो इस पे ये वाले क्वेश्चन में ये वाला अप्लाई करके देखते हैं एक बार, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट में अप्लाई करके देखते हैं, नीचे वाले पार्ट्स अभी अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पे अप्लाई करके देखते हैं अपन। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, ठीक है ना। ये सारा सॉल्यूशन ही साइड में कर देते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं और एक बार इस वाली थ्योरम से करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। शायद क्वेश्चन इजी हो जाए हमारा, इजंट इट। इस वाले थ्योरम से शायद हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो देखो, ट्राइंगल ABC था, एक ट्राइंगल ABC था हमारा, ABC, ठीक है। अब BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अच्छा, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। एंड CD इज द बाइसेक्टर ऑफ ACX। तो देखो ACX ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, इसका बाइसेक्टर ACX है, तो ये इसका बाइसेक्टर जो CD है, ठीक है। तो ये सेम डायग्राम नहीं दिख रहा, ये B तो ये भी B, ये C तो ये भी C, और मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से ही मिलता है, तो ये एंगल A का हाफ होता है। तो एंगल A कितना दे रखा है, 60, तो ये 30 हो जाएगा। क्या ये 30 हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से कि एंगल D विल बी हाफ ऑफ एंगल A, एंगल D विल बी हाफ ऑफ एंगल A। एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए और एक अपोजिट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए, राइट। तो ये 30 हो जाएगा, और फिर ये 30 है तो ये BDC एंगल बाइसेक्टर था ना, यहाँ से BDC का एंगल बाइसेक्टर था E, राइट। DB वाज द एंगल बाइसेक्टर, तो ये 15 तो ये भी 15। देखो कितने इजीली निकल गए दोनों एंगल, तो इजंट इट। और ये 80 था तो ये 40, ये भी 40, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 60 80, ये कितना आ जाएगा 40, ये 40, तो ये 7, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के, तो ये 70 70 आ जाएंगे,
ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ मैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये 40, ये सम कितना आ जाएगा 180, तो 70 + 70 140, 140 + 40 180। तो कितना ईजी क्वेश्चन हो गया नहीं। और फिर ये BE, ये किसका बाइसेक्टर था, BY का, राइट। ये से एक्सटेंड करके BY का बाइसेक्टर था ना। तो ये 40, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही थे। तो 180 में से ये 40 माइनस कर दो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से 40 माइनस किया 140 120, तो ये 70, ये भी 70, ये 110, ये 110 + 15, ये कितना आ जाएगा 55। देखो कितनी जल्दी सारे एंगल निकल गए, राइट, जस्ट एक प्रॉपर्टी की यूज से। तो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी और आज की क्लास भी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।